दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 26 साल का लड़का जो अपने घर के बेडरूम में बैठकर कोडिंग करता था, वो कैसे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी जैसे FBI, CIA और इंटरपोल की रातों की नींद उड़ा सकता है। 5 जुलाई 2017 की 7 सुबह की बात है, जब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक आलीशान विला के अंदर एक शख्स अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। वह दुनिया से पूरी तरह बेखबर था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अयाशी वाली बादशाहत का बस कुछ ही मिनटों में द एंड होने वाला है। वह कोडिंग की एक ऐसी दुनिया का मालिक था जहां सूरज कभी नहीं उगता। अचानक सन्नाटे की चीरते हुई बाहर से एक जोरदार धमाके जैसी एक्सीडेंट की आवाज आई। वह शख्स घबरा गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपना लैपटॉप खोला और आंख छोड़कर सीधा बाहर की तरफ भागा। वह एक नेक इंसान बनकर मदद करना चाहता था, लेकिन हकीकत यह थी कि 7 मुल्कों की पुलिस पीछे कई सालों से इसी एक पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसे दुनिया एक अमीर सॉफ्टवेयर डेवलपर समझती थी। वह असल में डार्क वेब का सबसे बड़ा डॉन और मोस्ट वांटेड किंग AlphaZero 2 था। सालों तक उसने अपनी पहचान को डिजिटल नकाब के पीछे छुपा कर रखा था, लेकिन एक मामूली सी मानवीय गलती उसका सब कुछ बहा ले गई। उसकी अरबों की प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी गाड़ियां और अंत में उसकी जान भी। पर आखिर वो छोटी सी गलती क्या थी और कैसे दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने पाताल लोक से इस डार्क वेब किंग को ढूंढ निकाला। चलिए आज की इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से। यह वो दौर था जब डार्क वेब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। दोस्तों, डार्क वेब जो है ना, वो इंटरनेट की दुनिया का वो दूसरा रूप है जहां हर किस्म के इलीगल काम होते हैं। ड्रग्स और घातक हथियारों से लेकर टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देने तक सारा का बिजनेस यहीं से होता है। यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिन्हें सुनकर हम और आप शायद यकीन भी ना कर पाएं। डार्क वेब पर इन कामों के होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, पहचान को छुपाना। दुनिया भर के अपराधी चाहते थे कि वो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की पकड़ में ना आ सके, और डार्क वेब ने उनका यह मसला हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। देखिए, जैसे हम गूगल क्रोम चलाते हैं, वैसे ही यहाँ टोर ब्राउजर का राज चलता है। यह ब्राउजर आपकी कोडिंग को दुनिया भर के हजारों सर्वर में घुमा देता है, जिससे आपकी असली लोकेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये वैसा ही हो जाता है जैसे मानो कि आपके पास एक सुई है और वह सुई एक भूसे के ढेर में गिर गई है और आप उस सुई को ढूंढने में लग जाते हो। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है सुई को ढूंढना। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए जैसे भारत के किसी पुराने शहर की वो चोर बाजार वाली गलियां, जहां हर मोड़ पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा है और पुलिस को यह नहीं पता कि कौन सा मोड़ कहां जाकर खुलता है। बस फर्क यह है कि यहाँ नकाब डिजिटल है और गलियां कंप्यूटर कोडिंग की बनी होती है। 2010 से पहले डार्क वेब पर बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आते ही पासा पलट गया। अब अवैध धंधे की पेमेंट को ट्रैक करना अथॉरिटीज के लिए नामुमकिन हो गया था। अब अपराधियों के पास सब कुछ था, सुरक्षित पहचान और सुरक्षित पेमेंट। बस कमी थी तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की, और उसी समय डार्क वेब की सबसे पहली और सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बनी सिल्क रोड। फरवरी 2011 में इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स यहाँ जुड़ गए। यह अपराधियों के लिए अमेजन बन गया। जैसे हम अमेजन से कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, सेम इसी तरह ही सिल्क रोड अपराधियों के लिए एक अमेजन था, जहां वे हर प्रकार के इलीगल बिजनेस करते थे। लेकिन 2.5 साल के अंदर ही सिल्क रोड का मालिक रास उलब्रिच पकड़ा गया और वेबसाइट बंद कर दी गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पुलिस किसी बड़े शराब माफिया अड्डे पर छापा मारकर उसे बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इससे शराबी शराब पीना बंद कर देते हैं? नहीं ना, पीने वाले दूसरे अड्डे ढूंढ ही लेते हैं। क्योंकि इस काले बिजनेस की डिमांड बहुत ही ज्यादा थी, तो कुछ ही दिनों में बहुत सारी नई साइट्स लॉन्च हो गई, जिसमें सिल्क रोड 2.0 और इवोल्यूशन जैसी वेबसाइट शामिल थी। इन साइट पर सिस्टम यह थी कि कस्टमर अपने बिटकॉइन प्लेटफॉर्म को देता और सामान मिलने के बाद प्लेटफॉर्म अपना कमीशन काट कर बाकी पैसे सेलर को दे देता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क था। अक्सर वेबसाइट के मालिक ग्राहकों के सारे पैसे लेकर रातों रात कहीं गायब हो जाते थे। इसे एग्जिट स्कैम कहा जाता था। क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस था, तो कोई पुलिस के पास नहीं जाता था और न ही इस ऑपरेटर्स को कोई जानता था। अपराधियों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, और यहीं पर साल 2014 में उदय हुआ अल्फाबे का। दोस्तों, यहाँ पे अल्फाबे को लॉन्च करने वाला शख्स खुद को AlphaZero 2 बताता था, लेकिन यह उसका असली नाम नहीं था।
मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसका असली नाम क्या था, आगे आप वीडियो में जानेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से यह अपडेट कर रहा है। शुरू में यहाँ सिर्फ चोरी की गई क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बिकती थी, लेकिन जल्द ही यह ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। अल्फा02 बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि डार्क वेब पर सबसे बड़ी कमी भरोसे की है। उसने अपनी वेबसाइट को बिल्कुल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह ही बनाया। यहाँ रेटिंग सिस्टम था, एस्क्रो सर्विस थी और कस्टमर सपोर्ट भी था। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इस बंदे के पास किस लेवल तक की मेंटेलिटी थी। और यहाँ तक कि अगर कोई ड्रग डीलर खराब माल बेचता तो अल्फा02 उसे फौरन ब्लॉक कर देता था। इसी प्रोफेशनलिज्म की वजह से अपराधी उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। अल्फा02 ने एक बहुत गहरी चाल चली थी। उसने अपनी साइट पर रशियन बैंक डिटेल्स बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। अब आप सोचेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, तो देखिए इसके पीछे दो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कि वह रशियन साइबर इंटेलिजेंस से पंगा लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वे दुनिया में सबसे बड़े खतरनाक माने जाते हैं। और दूसरा, वह अमेरिका एजेंसियों को यह यकीन दिलाना चाहता था कि वह शायद रूस में बैठा है, जहां अमेरिका का कोई कानून नहीं चलता। दोस्तों 2017 तक आते आते अल्फा वेब पर हर रोज $6 लाख यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए की सेल हो रही थी। अल्फा02 अब डार्क वेब का निर्विवाद सुल्तान बन चुका था। वह हर महीने करीब $50 लाख यानी कि करीब 35 से 40 करोड़ रुपए सिर्फ कमीशन से कमा रहा था। दोस्तों दुनिया भर की जांच एजेंसियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन टोर ब्राउजर की वजह से उसकी लोकेशन ट्रैक करना नामुमकिन था। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर्स नॉर्मल यूजर बनकर अल्फा02 से ड्रग्स खरीदने लगे ताकि कोई सुराग मिल सके उसे पकड़ने के लिए। पर इससे सिर्फ छोटे मोटे डीलर्स ही पकड़े जाते थे। मास्टरमाइंड तो हाथ में ही नहीं आता था, यहाँ तक कि वो समझ में भी नहीं आता था। लेकिन फिर आया साल 2017। साल 2014 में जब यह साइट नई नई लॉन्च हुई थी, तब अल्फा02 एक नौसिखिया कोडर था। वेबसाइट से जाने वाली वेलकम ईमेल में कोड की एक गलती की वजह से उसका पर्सनल ईमेल एड्रेस गलती से रह गया, जो ए वाला था। इसे ऐसे समझिए जैसे भारत का कोई शातिर चोर किसी बैंक की तिजोरी लूटने जाए, लेकिन उस तिजोरी के अंदर अपना आधार कार्ड ही भूल जाए। हालांकि अलेक्जेंडर ने यह गलती बाद में ठीक कर ली थी, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी पूरी तरह नहीं मिटता है। दोस्तों इस पुराने ईमेल के जरिए पुलिस पूरी गुत्थी सुलझाती चली जा रही थी। पुलिस ने इस ईमेल को ट्रैक किया तो उन्हें skyrock.com नाम का एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला। वहां एलेक्स नाम से प्रोफाइल थी, जिसमें उसकी 2008 की फोटो भी थी। उसी ईमेल से एक डेटिंग प्रोफाइल भी जुड़ी थी, जहां उसने अपना होम टाउन थावर रेवियर यानी कनाडा बताया था। आखिर में फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम पर उसने इसी ईमेल से पोस्ट किया था, जहां नीचे उसका असली नाम लिखा था अलेक्जेंडर केजस, यानी उसका नाम अलेक्जेंडर केजस था। अब पुलिस के पास अल्फा02 का असली नाम और चेहरा मिल चुका था। जांच में पता चला कि अलेक्जेंडर बैंकॉक में अपनी थाई पत्नी के साथ अयासी की जिंदगी जी रहा है। उसके पास करोड़ों के विला और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां थी, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो डार्क वेब के एडमिन्स होते हैं वे अपने लैपटॉप में किल स्विच रखते हैं कि अगर कोई उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़ भी लेता है तो वे अपने लैपटॉप का एक किल स्विच दबाते हैं और पूरा डेटा अनक्रिप्ट हो जाएगा। अगर अलेक्जेंडर को पुलिस की आर्ट भी मिलती तो बस वह एक बटन दबाता और सारा डेटा अनक्रिप्ट हो जाता, फिर पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। यह ठीक वैसा ही था जैसे पुलिस किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ने जाए, लेकिन वह गैंगस्टर अपने साथ एक पोटली रखे जिसमें उसके सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा हो। पुलिस चाहती थी कि वो पोटली गैंगस्टर के साथ में ही मिले ताकि उसे सबूतों के साथ पकड़ा जा सके। इसलिए 7 देशों की पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन बेनेट डिजाइन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हनी ट्रैप था। एजेंसियों ने देखा कि डार्क वेब पर एक और मार्केट है, हंसा मार्केट। डच पुलिस ने चुपके से हंसा मार्केट के सर्वर्स पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे बंद नहीं किया। रणनीति यह थी कि पहले बैंकॉक में अलेक्जेंडर को रंगे हाथों पकड़ो और अल्फा वेब बंद करो। जैसे ही अल्फा वेब बंद होगी, डार्क वेब के लाखों अपराधी घबराकर दूसरी सबसे बड़ी साइट यानी कि हंसा मार्केट की तरफ भागेंगे। क्योंकि हंसा मार्केट पर अब पुलिस का कब्जा था, तो वे हर एक अपराधी का असली IP एड्रेस और उनके काले कारनामे नोट कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चूहे को एक छोटे पिंजरे से निकालकर बड़े पिंजरे में डाल दिया जाए, जहां बिल्ली पहले से भूखी बैठी है। ये डार्क वेब के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल जाल था। दोस्तों 5 जुलाई 2017 की सुबह पुलिस ने वही नकली एक्सीडेंट का जाल बुना जब पुलिस ने अपनी गाड़ी को अलेक्जेंडर के घर के दरवाजे पर लड़ाया, और जब गाड़ी लड़ने की आवाज़ अलेक्जेंडर के कानों तक गई तब वह तुरंत अपना लैपटॉप खुला छोड़कर बाहर आया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसका लैपटॉप अनलॉक था, जो पुलिस के लिए आलीदान का चिराग साबित हुआ।
उसमें करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब के हजारों सेलर्स का डेटा मिल गया। गिरफ्तारी के महज एक हफ्ते के बाद अलेक्जेंडर केजस अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर इसे खुदकुशी कहा गया, लेकिन डार्क वेब की दुनिया में आज भी यह अफवाह है कि क्या उसे किसी ने चुप करा दिया, यानी उसे किसी ने मरवा दिया। उधर जैसा पुलिस ने सोचा था, अल्फा वेब बंद होते ही लाखों अपराधी हंसा मार्केट की तरफ भागे और वहां पहले से ही बैठी पुलिस ने हजारों रेड्स की और डार्क वेब की कमजोरी तोड़ दी गई। एक मामले से ईमेल आईडी और एक कोडिंग की गलती ने डार्क वेब के सबसे बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अलेक्जेंडर केजस के पास वो दिमाग था जो सिलिकॉन वैली का सुपरस्टार बन सकता था, लेकिन उसने उसे अपराध की गलियों में खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ आता है कि अपराधी चाहे कितना भी डिजिटल क्यों ना हो, कानून के हाथ उसके पास पहुंच ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना। आपकी क्या राय है? क्या अलेक्जेंडर ने वाकई खुदकुशी की थी या कोई गहरी साजिश थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।